अब बात करते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। जैसा आप जानते हैं, अति सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट और आवर्धित रूप में देखने के लिए जिन प्रकाशीय उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। इनका सिद्धांत भी आपको पता है। हम जानते हैं कि सूक्ष्म वस्तुओं का हमारी आंख पर जो दर्शन कोण बनता है वो अल्प होता है, इसी कारण वो हमें छोटी दिखाई देती हैं। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या सूक्ष्मदर्शी क्या करता है, उस वस्तु का, जो अति सूक्ष्म वस्तु है, उस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब हमारी आंख के समीप बनाता है, जिससे उस वस्तु का कहें या उस प्रतिबिंब का दर्शन कोण हमारी आंख पर बन जाता है। इसलिए उस वस्तु की विजुअल साइज, ठीक है, वो बढ़ जाती है और इस कारण वो वस्तु हमें आवर्धित अर्थात बड़े रूप में दिखाई देती है। तो ये इनका सिद्धांत है। तो अब जैसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था साधारण सूक्ष्मदर्शी। अब साधारण सूक्ष्मदर्शी क्या है, छोटी वस्तुओं को देखने के लिए जब केवल एक अल्प फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयुक्त किया जाता है तो उस व्यवस्था को साधारण सूक्ष्मदर्शी कहा गया। लेकिन उसमें कई कमियां थी। कमी क्या रह जाती थी, एक तो बर्ड जो होता है कलर विजन, मतलब बर्ड विपिथन जिसको बोलते हैं, वो आ जाता है, उसमें कलर डिस्टॉर्शन हो जाता है, जैसा आप जानते हैं ना थोड़ा सा। हाँ, दूसरा उसका प्रतिबिंब इतना स्पष्ट भी नहीं बनता है, और अगर वस्तु बहुत ज़्यादा छोटी हुई तो वो इतना बड़ा नहीं बनती उसका प्रतिबिंब कि हम उसके प्रत्येक भाग का बहुत बारीकी से निरीक्षण कर सकें। तो इस समस्या के समाधान के लिए दो या दो से अधिक लेंसों का संयुक्त प्रारूप काम में लिया गया, और यही व्यवस्था क्या कहलाती है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त नाम ही मतलब जिसमें संयुक्त कौन होगा, जिसमें दो या दो से अधिक। तो परिभाषा आप क्या कहेंगे आप, कि जब अति सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट और आवर्धित रूप में देखने के लिए दो या दो से अधिक लेंसों का संयोजन प्रयुक्त किया जाता है तो ऐसा प्रकाशीय उपकरण संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। अब बात करते हैं इसकी बनावट की। तो देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंसों का प्रयोग किया जाता है, दो अपसारी लेंसों का प्रयोग किया जाता है। जो वस्तु की ओर होता है उसे अभिदृश्यक लेंस, वही तो दृश्य दिखाएगा ना। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अवदृश्यक लेंस, ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं, और इसे ओ से व्यक्त करते हैं। दूसरा, और जो हमारी आंख की तरफ होता है उसे अवनेत्र लेंस कहते हैं, आई लेंस, इसे ई से हम व्यक्त करेंगे। और ये दोनों लेंस क्या होते हैं, एक खोखली और बेलनाकार नली के दोनों सिरों पर लगे होते हैं। मैं इस वीडियो के अभी जैसा मैं बोल रहा हूं ना, उसके तुरंत बाद आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये दोनों लेंस, अवदृश्यक लेंस और अवनेत्र लेंस, ये खोखली और बेलनाकार नली के दोनों सिरों पर लगे होते हैं। अब इनके बीच की दूरी को, जो अवदृश्यक लेंस है, अब ये सोचिए आप, मेरे इस हाथ में तो अवदृश्यक लेंस है और इसमें अवनेत्र लेंस है, तो इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी को दंड चक्रीय व्यवस्था, मतलब उसमें पेच होता है जिसको घुमाकर इनके बीच की दूरी को कम या अधिक कर सकते हैं, अर्थात पास पास लाया जा सकता है, दूर दूर लाया जा सकता है। अब वो क्यों जरूरी होता है वो अभी आगे आपको, इस वीडियो को विदाउट स्किप किए ध्यान से देखना, आपको एक एक चीज समझ में आएगी, ये गारंटी है। आपकी स्क्रीन पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आपको दिखाई दे रहा है। जैसा मैंने बताया था, जब सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट और आवर्धित रूप में देखने के लिए दो या दो से अधिक लेंसों का संयोजन प्रयुक्त किया जाता है तो ऐसे प्रकाशीय उपकरण को हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ, देखिए दो लेंस नीचे लगे हुए हैं, एक लेंस ये ऊपर लगा हुआ है। अब मैं बता देता हूं, जो लेंस वस्तु की तरफ होता है उसे अवदृश्यक लेंस कहते हैं, और जो नेत्र की तरफ होता है उसे अवनेत्र लेंस कहते हैं। ये दोनों लेंस, ये अवदृश्यक लेंस और ये अवनेत्र लेंस, एक धातु की खोखली और बेलनाकार नली के दो सिरों पर लगे होते हैं। देखिए एक सिरे पर तो अवदृश्यक लेंस लगा हुआ है या लगे हुए हैं, दूसरे सिरे पर अवनेत्र लेंस लगा हुआ है, और ये धातु की खोखली और बेलनाकार नली है। अब इसके बीच की दूरी को दंड चक्रीय व्यवस्था, कंफ्यूज ना हो, दंड चक्रीय, दंड का मतलब होता है ये नली, भाई दंड के रूप में ही तो है, और चक्र का मतलब पेच। पेच से देखिए ये जो दो पेच हैं जिनको मैं रोटेट कर रहा हूं, तो इनकी सहायता से देखिए यहाँ दांते बने हुए हैं। तो अब देखिए अगर मैं इसको ऊपर की तरफ इस तरह से स्लाइड करूं तो देखिए इनकी वस्तु और अदृश्य लेंस के बीच की दूरी बढ़ रही है और नीचे करने पर दूरी घट रही है। तो इसका मतलब दंड चक्रीय व्यवस्था है ये, और इसके द्वारा हम अदृश्यक लेंस और वस्तु के बीच की दूरी या अदृश्यक लेंस और अवनेत्र लेंस के बीच की दूरी को परिवर्तित कर सकते हैं। एक बात और आप ध्यान रखें कि इसमें अदृश्यक लेंस का आकार या द्वारक कहें वो अवनेत्र लेंस की तुलना में कम होना चाहिए।
अब मैं आपको इसकी कार्य प्रणाली समझाने का प्रयास करता हूं। अब देखिए, वस्तु जिसका हमें अध्ययन करना है वो कोई कोशिका हो सकती है या कोई क्रिस्टल हो सकता है जिसकी संरचना हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जैसे हमें रक्त कोशिका का अध्ययन करना है। रक्त कोशिका का अध्ययन कब करते हैं? जैसे कभी कभी आप मलेरिया की जांच कराने गए होंगे तो डॉक्टर ने यहाँ आपके सुई लगाकर थोड़ा सा ब्लड निकाला होगा और उसको एक कांच की स्लाइड पर लगाकर उसको यहाँ रखते हैं, इस जगह पर रख के फिर ये जो लेंस है, आप जो दो लेंस देख रहे हैं, रोटेट करके इनकी स्थिति को बदला जा सकता है। इस अदृश्यक लेंस का प्रयोग किसके लिए करते हैं? जो यहाँ वस्तु के रूप में जो प्रयुक्त किया जा रहा है उसका स्पष्ट और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बात और मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ वस्तु या स्लाइड हमने रखी तो दंड चक्रीय व्यवस्था या पेच को ऊपर नीचे करके सर्वप्रथम उसको अदृश्यक लेंस के मुख्य फोकस F, जिसको बोलेंगे FO और 2FO के मध्य लाया जाता है। अब आप कहेंगे सर F और 2FO के मध्य क्यों लाया जाता है, F पर क्यों नहीं? क्योंकि F पर लाने पर जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनेगा और अनंत पर बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है, अर्थात उस प्रतिबिंब को हम अवनेत्र लेंस से नहीं देख सकते, इसलिए उसको F से थोड़ा परे रखते हैं जिससे उस वस्तु का आवर्धित और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए और वो प्रतिबिंब इस अवनेत्र लेंस के लिए अब वस्तु का कार्य करता है। इसको अवनेत्र लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आंख की तरफ होता है और अदृश्यक लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब को यहां आंख रखकर देखा जाता है। अब देखिए, अदृश्यक लेंस ने प्रतिबिंब बना दिया, उसको अब दंड चक्रीय व्यवस्था के द्वारा हम आगे पीछे करके अवनेत्र लेंस के फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच मिलाते हैं, जिससे वस्तु का अंतिम और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जिसे हम आसानी से देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की कार्य प्रणाली, वर्किंग प्रोसेस की। तो इसके लिए किरण चित्र मुझे बनाना पड़ेगा और साथ साथ मैं आपको समझाता भी चलूंगा और आपको जो किरण आरेख है वो भी मैं बनाता हूं। तो जैसा आप जानते हैं इसमें दो लेंसों का प्रयोग किया जाता है, एक अदृश्यक लेंस के रूप में, एक अवनेत्र लेंस के रूप में। और हम जानते हैं कि अदृश्यक लेंस का आकार अवनेत्र लेंस के आकार की तुलना में थोड़ा छोटा होता है, मतलब द्वारक छोटा होता है और फोकस दूरी भी कम होती है। तो सबसे पहले मैं अदृश्यक लेंस बनाता हूं। ये जैसे अदृश्यक लेंस है और ये जो मैं मुख्य अक्ष खींच रहा हूं ये दोनों का सम्मिलित अक्ष है, क्योंकि हम जानते हैं अदृश्यक लेंस और अवनेत्र लेंस दोनों ही एक खोखली बेलनाकार नली के दोनों सिरों पर लगे होते हैं, इसलिए अक्ष जो मुख्य अक्ष है दोनों का क्या होगा, कॉमन होगा। अब ये इसका प्रकाश केंद्र O1 मान लेता हूं मैं। अब चूंकि ये अदृश्यक लेंस है, अंग्रेजी में इसको ऑब्जेक्ट लेंस बोलते हैं, इसलिए इसका जो सिंबल है मैं O लिख देता हूं। O मींस ऑब्जेक्ट लेंस। इसका जो F है या फोकस बिंदु है उसको मैं FO और 2FO से व्यक्त कर रहा हूं। इसी तरह यहां FO और 2FO। अब आप कहेंगे FO क्यों लिखा? क्योंकि यहां दो लेंसों का हम प्रयोग करेंगे तो कहीं एक दूसरे के मिश्रित ना हो जाएं और पहचानना मुश्किल हो जाए कि कौन सा अवनेत्र लेंस का फोकस है, कौन सा अदृश्यक लेंस का फोकस है। इसलिए प्रतीकात्मक रूप में मैं इनके आगे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस का O तो FO और 2FO लिख रहा हूं। तो अब देखिए वस्तु को हमें कहां रखना पड़ता है, FO से परे। कारण आप जानते ही, अगर वस्तु को FO अर्थात मुख्य फोकस पर रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होगा और अनंत पर जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसे पर्दे पर प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए अनंत पर नहीं चाहिए। अनंत से थोड़ा पहले जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकें, तो इसके लिए मुझे वस्तु कहां 2FO की तरफ अर्थात इसके वक्रता केंद्र की तरफ खिसकानी पड़ेगी, इसलिए थोड़ा सा FO और 2FO के बीच में आप मान सकते हैं। तो यहां मैं कोई वस्तु ले लेता हूं, अब बीच में कोई आवश्यक नहीं है, FO से थोड़ा अलग होना चाहिए और इधर भी वस्तु को हम नहीं ला सकते, क्योंकि अगर मैं FO से प्रकाश केंद्र की तरफ वस्तु को लेके आऊंगा तो उसका सीधा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा और आभासी प्रतिबिंब आप जानते हैं पर्दे पर प्राप्त होते ही नहीं है। इसलिए हमारी मजबूरी है वस्तु को कहां रखा जाए, FO और 2FO के मध्य में या FO से परे थोड़ा सा। अब वस्तु मैंने AB ले ली है जो मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर स्थित है। इसका प्रतिबिंब आप जानते हैं कैसे बनेगा कि भाई मान लेते हैं इससे एक जो निर्गत प्रकाश किरण है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है और हम जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण
लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो सीधी सी बात है, ये कहां से होकर गुजरेगी भाई, FO से होकर गुजरेगी। इस तरह से ये गुजर गई भाई। अब दूसरी प्रकाश किरण हम कहां से लेकर आते हैं, प्रकाश केंद्र पर, और प्रकाश केंद्र पर आपतित प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। तो इसके लिए एक प्रकाश किरण में यहां से लेकर आ रहा हूं भाई, और ये इस तरह से आगे दोनों प्रकाश किरणें इस जगह पर मिल रही हैं, और जहां दोनों प्रकाश किरणें मिले समझ जाइए ये प्रतिबिंब की स्थिति है। तो जो अवदृश्यक लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है वो ये है भाई, और इसको मैं नाम दे देता हूं A-B'। वास्तविक है, उल्टा है और आवर्धित है। आप देख ही रहे हैं वस्तु के आकार से अधिक है। अब यहां चित्र बनाने के लिए आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना होगा। हम क्या करेंगे भाई कि अवनेत्र लेंस को इसके समीप बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि ये जो प्रतिबिंब A', B' प्राप्त हो रहा है ये अवनेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, और वस्तु का कार्य करेगा तो हम दंड चक्रीय व्यवस्था के द्वारा इस वस्तु अर्थात प्रतिबिंब को कहां लेके आएंगे, अवनेत्र लेंस के प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। तो लेंस को इसके समीप ही बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं भाई, इसके साइज के बराबर एक डॉटेड रेखा खींचिए। कारण अभी आपके समझ में बिल्कुल आ जाएगा। तो ये मैं बीच वाली लाइन खींच रहा हूं जो ये होती है लेंस की। अब देखिए ये बराबर होनी चाहिए इस बिंदु से ऊपर नीचे तक, और अब आप लेंस बना दीजिए। तो ये अवनेत्र लेंस हुआ, आई लेंस, प्रतीकात्मक मैंने ई लिख दिया ऊपर। अब देखिए ये इसका प्रकाश केंद्र O2 हुआ, और ये यहां मान लेता हूं इसका FE, क्योंकि इसका आकार बड़ा है तो सीधी सी बात है इसका फोकस बिंदु भी दूर ही होगा। तो अब इससे प्रतिबिंब कैसे बनेगा भाई, अंतिम प्रतिबिंब कि एक मान लेता हूं एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर इस तरह से गई। आप जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण गई है वो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी भाई। तो ये FE हुआ भाई, फोकस से होकर गुजर गई इधर को। और एक प्रकाश किरण मैं इसके प्रकाश केंद्र पर आपतित मान लेता हूं भाई। तो देखिए ये आप स्केल की सहायता से आप बनाएंगे तो बिल्कुल कोई गड़बड़ी नहीं होगी। इस तरह से ये चली गई। अब देखिए यहां हमारी आंख होगी। आप ये मत समझना कि इतनी बड़ी आंख कहां से आई भाई, ये धातु की खोखली और बेलनाकार नली के सिरों पर है, ऊपर नेत्रिका भी लगी हुई है जहां हमें फोकस करना है। अर्थात ये दिखाने के लिए, आपको केवल समझाने के लिए, हमारी एक्चुअल में आंख यहाँ है, और आंख को क्या लगेगा कि ये दोनों प्रकाश किरणें यहां कहीं जाकर मिल रही हैं। ठीक है, इधर को तो ये कन्वर्ज होने से रही। तो अब मैं क्या करता हूं, डॉटेड रूप में इनको आगे बढ़ाता हूं इस तरह से। डॉटेड क्यों? क्योंकि ये वास्तविक स्थिति नहीं, केवल हमें आभास होगा कि आगे जाके कहीं मिलेंगे। ये आप स्केल की सहायता से मिलाएं, बिल्कुल सही मिलेंगे भाई। और आप ये भी मत सोचना कि सर यहां मिलाना है, इधर की साइड को भी मिल सकती है, जहां आपकी मिले, आपको जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। तो देखिए डॉटेड में मिला दिया है, और ये इस जगह पर मिली भाई। तो ये अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, जिसको मैं क्या नाम दे सकता हूं, A''B'', जो कैसा है भाई। देखिए ये प्रतिबिंब उल्टा है तो उल्टे का उल्टा प्राप्त हो रहा है। मतलब इसके लिए तो ये सीधा है और आभासी है, लेकिन वस्तु, मूल वस्तु क्या थी, AB, तो उसका क्या है, उल्टा है और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। अब चूंकि भाई आप देख रहे हैं पूरा बोर्ड आपको समझाते समझाते ये इस किरण आरेख चित्र से भर गया है, इसलिए अब मैं एक कॉर्नर में इस चित्र को दोबारा से छोटे रूप में बना देता हूं और फिर आपके लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात करके बताता हूं। तो देखिए छोटा चित्र बनकर तैयार है। आप देख रहे हैं अवदृश्यक लेंस के F और 2F के मध्य वस्तु AB को रखा गया है, जिससे वस्तु का आवर्धित उल्टा और तो वास्तविक प्रतिबिंब A''B' प्राप्त हो रहा है। ये जो प्रतिबिंब है अवनेत्र लेंस E के लिए वस्तु का कार्य करेगा। अब दंड चक्र व्यवस्था के द्वारा इस प्रतिबिंब को अवनेत्र लेंस के प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच लाया जाता है। तो यहाँ FE होगा कहीं, तो देखिए बीच में ले आए। अब
इससे प्रतिबिंब कैसे बनेगा अंतिम कि एक प्रकाश किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और हम जानते हैं अपवर्तन के नियम से ये प्रकाश किरण इस अवनेत्र लेंस के मुख्य फोकस एफ ई से होकर गुजरेगी। जो प्रकाश किरण इस लेंस के प्रकाश केंद्र पर आपतित होगी वो बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाएगी। अब यहाँ हमारी आंख है, आप जानते हैं, तो उसको ये कहाँ मिलती हुई प्रतीत होंगी, इन किरणों को यहाँ से मैंने डॉट डॉट करके बढ़ाया है पीछे की ओर, तो अंतिम जो प्रतिबिंब प्राप्त कहाँ हो रहा है, ए डैश, ए डबल डैश, बी डबल डैश। अब देखिए हम आवर्धन के लिए सूत्र स्थापित करेंगे। हम जानते हैं आवर्धन क्या होता है भाई, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि किसी यंत्र द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे बिना यंत्र के आंख पर वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण। अब देखिए ये पूरा एक यंत्र है, प्रकाश एक उपकरण है, इसके प्रतिबिंब का हमारी आंख पर जो दर्शन कोण बन रहा है उसको मैं बीटा मान लेता हूं। देखिए ये बीटा है, और दूसरी स्थिति ये मान लेता हूं कि एक प्रकाशिक उपकरण होता ही नहीं और हम वस्तु को कहां रख दे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। हम जानते हैं अगर वस्तु को हमें स्पष्ट रूप से देखना है तो वस्तु को कहां रखना पड़ता है, 25 सेंटीमीटर, जो किसी स्वस्थ व्यक्ति के लिए होता है और ये परिवर्तनशील भी होता है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए डी चाहे अलग अलग हो पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जैसे मेरे लिए 1 मीटर हो सकता है, किसी के लिए कुछ और हो सकता है, ठीक है, पर वो रखता कहां है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो मैं एक चित्र और बना देता हूं कि इस तरह से होता, मान लीजिए वस्तु ए बी होती और उसको बिना यंत्र के कहां रखा जाता, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो ये वस्तु ए बी है तो यहां हमारी आंख होती, ठीक है, तो इस समय अगर उसका जो दर्शन कोण है वो एल्फा होता, ठीक है, तो दर्शन कोण एल्फा क्या है भाई, बिना किसी यंत्र की सहायता से वस्तु का आंख पर बना दर्शन कोण जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी गई है। तो अब आप परिभाषा से जानते हैं जो आवर्धन क्षमता है उसका सूत्र कैसे दिया जाता है कि यंत्र द्वारा बने प्रतिबिंब का आंख पर बना दर्शन कोण बटे बिना यंत्र के वस्तु का आंख पर बना कोण। तो m बराबर, अब देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है ए डबल डैश बी डबल डैश, इसके द्वारा आंख पर, क्योंकि आंख हमारी यहाँ है बेलनाकार नली के उस ओर नेत्रका पर, तो देखिए बना कोण में क्या है बीटा मान लेता हूं, तथा बिना यंत्र के अगर वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो तो मैंने वस्तु का आंख पर जो दर्शन कोण है वो एल्फा मान लिया है। तो देखिए इस आधार पर मैं क्या कह सकता हूं कि m अर्थात संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है वो बीटा अपॉन एल्फा के बराबर होगी। हम जानते हैं कि एल्फा और बीटा यदि छोटे हों तो एल्फा व बीटा के छोटे मानों के लिए क्या होगा भाई, बीटा विल बी इक्वल टू tan बीटा के। अब इस चित्र में आप देखिए कि अगर हम यहां से देखें समकोण त्रिभुज कौन सा, O2 A डबल डैश B डबल डैश, तो tan बीटा होगा लंब बटे आधार अर्थात A डबल डैश B डबल डैश, ये लंब हो जाएगा और आधार हो जाएगा O2 A डबल डैश, तो A डबल डैश B डबल डैश बटे आधार O2 A डबल डैश। और अगर यहां से देखूं मैं समकोण त्रिभुज O2 A डैश B डैश में, तो tan बीटा बराबर होगा लंब बटे आधार अर्थात ये हो जाएगा A डैश B डैश अपॉन O2 A डैश। इसको मैं समीकरण 1 नाम दूं, इसको समीकरण 2। इसी तरह एल्फा विल बी इक्वल टू tan एल्फा की, ये ऑलमोस्ट इक्वल टू है। यहां से देख लीजिए AB बटे
डी, और अगर चिन्ह प्रपाटी का प्रयोग भी मैं साथ में कर दूं तो डी के लिए मैं माइनस चिन्ह लगा देता हूं। ये समीकरण 3। अब समीकरण 2 और 3 से मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो एम अर्थात संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्तन क्षमता होगी वो होगी भाई ए डैश बी डैश अपॉन ओ टू ए डैश। अब देखिए टेन एल्फा का भाग लग रहा है, ऐसे ही है ना, तो इसको रिवर्स कर दीजिए इंटू माइनस डी अपॉन ए बी। इसी को मैं थोड़ा सा बदल के लिख रहा हूं और इसका भी आपको पता लग जाएगा क्यों बदल के लिख रहा हूं कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी और माइनस डी अपॉन ओ टू ए डैश, केवल स्थान परिवर्तन कर दिया है तो ये एम का मान आया। अब देखिए भाई दो समकोण त्रिभुज देखिए बी ए ओ वन, कौन सा बी ए ओ वन और ए डैश ओ वन बी डैश, ये दोनों देखिए ये एंगल दोनों ही 90 डिग्री के हैं और ये कोण एल्फा अगर मैं मानूं या कोई भी कोण मान लीजिए और ये कोण मानूं, ये दोनों कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज। और हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं। इसलिए इसका लंब बटे इसका लंब अर्थात ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर इसका आधार, ठीक है भाई। तो ओ वन ए डैश अपॉन इसका आधार ओ वन ए, और ये समीकरण अगर मैं कह दूं 5, तो देखिए समीकरण 5 से ए डैश बी डैश अपॉन ए बी का मान समीकरण 4 में रख दीजिए। तो समीकरण 4 व 5 से मैं क्या कह सकता हूं कि एम बराबर इसके स्थान पर क्या लिख दूं भाई, ओ वन ए डैश अपॉन ओ वन ए इंटू माइनस डी अपॉन ओ टू ए डैश। अब देखिए इसको देखिए ये है क्या है, ओ वन ए डैश अर्थात अवदृश्यक लेंस के प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, क्योंकि अवदृश्यक लेंस के द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब कौन सा था, ए डैश बी डैश, इसको भूलना नहीं है। तो ये प्रतिबिंब की दूरी है, किसकी प्रतिबिंब की दूरी, अवदृश्यक लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की दूरी। तो इसको मैं लिख देता हूं अवदृश्यक लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी, और इसको किससे व्यक्त करेंगे हम, वी ओ, ठीक है, क्योंकि आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी है इसलिए पॉजिटिव लिया जाएगा। इसी तरह आप देखिए ओ वन ए, तो देखिए ओ वन ए ये क्या है, वस्तु की दूरी। तो अवदृश्यक लेंस से ऑब्जेक्ट लेंस से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, और इसको मैं यू ओ से व्यक्त करूं तो चिन्ह क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि प्रकाश केंद्र से आपतित किरण के विपरीत दिशा में हम चल रहे हैं और चिन्ह प्रपाटी यही कहती है। अब देखिए ओ टू ए डैश, ओ टू ए डैश, और ये क्या है देखिए ओ टू। अब ओ टू क्या है, अवनेत्र लेंस का प्रकाश केंद्र है। अवनेत्र लेंस के प्रकाश केंद्र से ए डैश की दूरी अर्थात ए डैश बी डैश क्या था, अवदृश्यक लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो वस्तु का कार्य कर रहा था अवनेत्र लेंस के लिए, अतः वस्तु की दूरी किसके लिए, अवनेत्र लेंस के लिए। तो इसको किससे व्यक्त करेंगे भाई, मैं लिख भी देता हूं, चलिए, अवनेत्र लेंस के लिए आभासी वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, और इसको किससे व्यक्त करेंगे भाई, यू ई और चिन्ह माइनस। तो अब इन सभी मानों को इसमें रख दीजिए। तो m बराबर क्या हो जाएगा भाई, देखिए ओ टू ए डैश, ये क्या है भाई, वी नॉट या बी ओ अपॉन ओ वन ए, ये क्या है, माइनस यू ओ। अब देखिए माइनस डी अपॉन
ओ टू ए डैश, और ओ टू ए डैश क्या है, यू ई। अब और इसमें भी चिन्ह माइनस का, तो देखिए ये दोनों माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पूरा सूत्र क्या आ जाएगा भाई, मैं यहां लिख देता हूं, एम बराबर माइनस वी ओ अपॉन यू ओ डी अपॉन एफ यू ई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। अब केस 1 या स्थिति 1, यदि अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी डी पर बने। अब देखिए अंतिम प्रतिबिंब कौन बना रहा है, अवनेत्र लेंस बना रहा है, तो जो लेंस सूत्र होगा वो क्या होगा भाई, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u में क्या रखेंगे भाई कि v बराबर -d। अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात d पर, और u बराबर -ue और f के स्थान पर क्या इस्तेमाल करेंगे हम, fe। ठीक है, क्योंकि अवनेत्र लेंस अंतिम प्रतिबिंब बना रहा है तो फोकस दूरी अवनेत्र लेंस की fe मान लेते हैं। अंतिम प्रतिबिंब कहां बनना है, d पर, इसलिए v बराबर -d रखेंगे और वस्तु की दूरी को ue से डिनोट करेंगे। तो अब देखिए इसमें रख दीजिए भाई 1/fe बराबर -1/d, v के स्थान पर -d रख रहा हूं तो -1/d माइनस 1/u और u के स्थान पर -ue, इसलिए ये क्या हो जाएगा +ue। अब देखिए वापस जैसे यहां दिख रहा होगा, मुझे ये रिप्लेस करना है भाई, इसका मान जानते हैं v0 क्या है, vo क्या है, अवदृश्यक लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी जो पता रहता है, और uo अर्थात अवदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी, इसका भी हमें पता है। तो मान किसके निकालने हैं मुझे, इसके। तो अब देखिए भाई d/ue मुझे लाना है, तो अब देखिए 1/ue है तो d/ue बनाने के लिए मैं प्रत्येक पद में d का गुणा और कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा भाई, d/fe बराबर -d/d प्लस d/ue। तो अब देखिए d/ue बराबर क्या हो जाएगा, d/ue बराबर ये -1 होगा, इधर ले आते हैं तो 1 + d/fe। तो अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आया कि d/ue के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं, 1 + d/fe, और इसको कहां रख दीजिए, ये जो समीकरण था ये मैं भूल गया कौन, ये समीकरण चलो 6 और ये समीकरण मैं कह देता हूं 7। तो 6 और 7 से मैं क्या कह सकता हूं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है तो वो होगा -v/o/u/o, और कोष्टक में d/ue का मान क्या हो जाएगा, 1 + d/fe, और ये समीकरण 8। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है भाई, क्योंकि आंकिक प्रश्न करने के लिए ये सबसे अधिक काम में आता है। अब दूसरी केस या दूसरा स्थिति क्या हो सकती है भाई, स्थिति नंबर 2, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। अब आप सोचिए अनंत पर प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु कहां हो, फोकस पर। इसका मतलब अनंत पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, ये अनंत पर प्रतिबिंब बने, बहुत बड़ा बने, इसके लिए जो अवदृश्यक लेंस का प्रतिबिंब बनाया था ना a', b', उसको कहां लाना पड़ेगा, अवनेत्र लेंस के फोकस पर। इसका मतलब उस समय ue बराबर क्या हो जाएगा, fe। तो जहां ue लिख रहा है वहां fe लिख दीजिए, बस वही बात हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, तब सूत्र क्या आ जाएगा, बस केवल यहां परिवर्तित कर दीजिए,
कहीं आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो m बराबर हो जाएगा माइनस वी ओ अपॉन यू ओ और कोष्टक में d अपॉन एफ ई, और ये समीकरण 9। तो देखिए आपके पास दोनों ही सूत्र आ गए। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है वो माइनस वी ओ अपॉन यू ओ कोष्टक में 1 प्लस डी अपॉन एफ ई क्या है, यहाँ अवनेत्र लेंस की फोकस दूरी है। और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो आवर्धन क्षमता का जो सूत्र है वो वी ओ अपॉन यू ओ कोष्टक में डी अपॉन एफ ई सूत्र से दी जाती है। एक का अंतर है, ध्यान रखना भाई। देखिए सारांश के रूप में दो चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा। सूक्ष्मदर्शी का उपयोग अति सूक्ष्म वस्तुओं को बड़े और आवर्धित रूप में देखने के लिए किया जाता है, इसलिए सूक्ष्म वस्तुओं का दर्शन कोण भी छोटा बनता है, चाहे प्रतिबिंब का हो चाहे केवल वस्तु का हो। इसलिए एल्फा और जो बीटा थे वो कोण बहुत छोटे होते हैं, इसलिए टेन एल्फा बराबर एल्फा के और टेन बीटा बराबर बीटा के लिया था। ये बात आपको समझ में रखनी है। और दूसरा कि यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता का सूत्र है वो आपको अच्छी तरह से याद रखना है, वी ओ अपॉन यू ओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। इसमें क्या ध्यान रखना है, आपको जब आंकिक प्रश्न करना है तो केवल उसमें आपको आंकिक मान ही रखने, ये चिन्ह परपाटी का बिल्कुल ही प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये जो सूत्र आया है चिन्ह परपाटियों का समुचित प्रयोग करने के बाद आया है। तो न्यूमेरिकल करते समय केवल आप प्रश्न में दिए गए आंकिक मान ही रखेंगे कि अवदृश्यक लेंस की फोकस दूरी इतनी, अब है अवनेत्र लेंस की फोकस दूरी इतनी, नली की लंबाई ये है या वस्तु की दूरी ये है। तो केवल उनमें प्रश्न में सीधी सी बात है, प्रश्न में जो आपको आंकिक मान दिए गए वही रखना है। और एक और चीज मैं बता दूं कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो जो नली की लंबाई है या सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, भाई नली के दोनों सिरों पर ही तो लगे होते हैं, अवदृश्यक लेंस और अवनेत्र लेंस। तो देखो उस स्थिति में नली की लंबाई, जो बेलनाकार नली होती है वही तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होती है। सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई है वो किसके बराबर होती है, वी ओ प्लस यू ई। अब समझ में आ गया होगा ना, वी ओ क्या है, अवदृश्यक लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब। बैक करके आप देख लीजिए वाली ए डैश बी डैश प्लस यू ई क्या है, अवनेत्र लेंस से इस प्रतिबिंब की दूरी। तो ये दोनों कंबाइंड में होंगी भाई। दूसरा, जब प्रतिबिंब कहां प्राप्त हो, अनंत पर प्राप्त हो, तो उस समय संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र थोड़ा सा बदल जाता है और उस स्थिति में होता है वी ओ अपॉन यू ओ डी अपॉन एफ ई, अर्थात उस समय ये एक नहीं आता है, ध्यान रखना है। और अब अर्थात अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तब नली की लंबाई कितनी होगी भाई, आप सोचकर बताइए मुझे। नली की लंबाई हो जाएगी वी ओ प्लस एफ ई, क्योंकि अनंत पर प्रतिबिंब कब प्राप्त होता है, जब अवदृश्यक लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब को कहां लाया जाएगा, अवनेत्र लेंस के फोकस पर। फोकस पर जब वस्तु होती है तभी तो प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर। इसका मतलब उस समय यू ई बराबर क्या होगा, एफ ई। तो देखिए वी ओ प्लस यू ई के स्थान पर क्या लिखूंगा, एफ ई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं एक प्रश्न और आपसे पूछना चाहूं कि भाई संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास आप कर सकते हो, या अधिक आवर्धन क्षमता के लिए कौन कौन सी आवश्यक बातें होनी चाहिए। तो देखिए आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए इसी सूत्र में देखिए, एक तो यू ओ का मान कम होना चाहिए भाई, यू ओ का मान कम होना चाहिए। अब आप कहेंगे ये यू ओ का है, क्या है भाई, अवदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी कम होनी चाहिए।
पर आप जानते हैं ज्यादा कम नहीं कर सकते। ज्यादा कम करेंगे अर्थात अदृश्यक लेंस के समीप अगर वस्तु को रखेंगे तो उसका बड़ा सीधा लेकिन आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा, जिसे पर्दे पर प्राप्त करना असंभव है। तो हम उसका दर्शन कोण कैसे बनाएंगे? बात आई ना समझ में? इसलिए कम से कम उसको कहां रखना पड़ेगा? अदृश्यक लेंस के फोकस से परे, थोड़ा सा परे, क्योंकि फोकस पर भी वस्तु होगी तब भी वो अनंत पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा, जिसे भी पर्दे पर हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए वस्तु को ज्यादा समीप भी हम नहीं रख सकते। कहां रखना पड़ेगा? कम से कम FO से परे, अर्थात FO और 2FO के मध्य में रखना पड़ेगा। दूसरी क्या बात होनी चाहिए कि FE का मान भी कम होना चाहिए भाई। अवनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो भी कम होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए भाई? ये तो आपने कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता अगर हमें बढ़ानी है तो UO और FE का मान कम रखने होंगे। और क्या रखना होगा? ये ध्यान रखें कि जो अदृश्यक लेंस है ना उसका द्वारक छोटा होना चाहिए, जबकि अवनेत्र लेंस का द्वारक बड़ा होना चाहिए। अदृश्यक लेंस का द्वारक कम तथा अवनेत्र लेंस का द्वारक अधिक होना चाहिए। द्वारक अधिक होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी बातें जिनको आप ध्यान रखकर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय चैनल। तो अब देखिए एक आंकिक प्रश्न। क्षैतिज दिशा में स्थित एक सूक्ष्मदर्शी में अदृश्यक तथा नेत्रिका के बीच की जो दूरी है 12 सेंटीमीटर है तथा फोकस दूरियां क्रमशः 0.6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। यदि नेत्रिका के बाईं ओर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा हो तो हमें दो चीज याद करनी है, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और इसका आवर्धन। ठीक है, तो अब देखिए इसमें दिया हुआ क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये कि अदृश्यक लेंस और अवनेत्र लेंस के बीच की जो दूरी है वो 12 सेंटीमीटर दी गई है। दूसरा कि अदृश्यक लेंस की फोकस दूरी 0.6 सेंटीमीटर और अवनेत्र लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। फिर एक चीज और है कि जो अंतिम प्रतिबिंब है वो कहां प्राप्त हो रहा है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो स्वस्थ आंख के लिए 25 सेंटीमीटर होती है। अब ये सोचिए कि अंतिम प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है भाई? अंतिम प्रतिबिंब बनता है अवनेत्र लेंस के द्वारा। इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि VE बराबर -25 सेंटीमीटर। ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है? 25 सेंटीमीटर बाईं ओर। आप वैसे भी देख लीजिए बाईं ओर आपके, क्योंकि विजुलाइज कीजिए थोड़ी देर पहले जब मैंने वो चित्र बनाया था तो वो अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा था? बाईं ओर अवनेत्र लेंस से। अब इसकी जो फोकस दूरी है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर, अर्थात FE बराबर 5 सेंटीमीटर। अब दोनों ही उत्तल लेंस हम जानते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक। अब वस्तु कहां थी ये पता नहीं भाई, तो हम UE का मान निकालेंगे। तो लेंस सूत्र से मैं क्या कह सकता हूं कि 1/FE बराबर 1/VE माइनस 1/UE। तो इसमें मान रख दीजिए 1/5 बराबर -1/25 माइनस 1/UE। तो अब देखिए इसको मैं यहां ले आता हूं, 1/UE बराबर -1/25 माइनस 1/5। अब 1/UE बराबर 25, इसका LCM आ जाएगा भाई, तो -1 माइनस और ये 5, इसका मतलब -6/25, अर्थात UE का जो मान आ गया 25/6 सेंटीमीटर। तो जो वस्तु थी अवनेत्र लेंस से कितनी दूरी पर है भाई? -25/6, और माइनस किस बात का प्रतीक है? बाईं ओर है भाई। ठीक है, तो 25/6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब एक बात सोचिए, ये जो वस्तु है किसके द्वारा प्रतिबिंब बनाया गया था?
अवदृश्यक लेंस के द्वारा। आप ये बात तो जानते हैं कि अवनेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य कौन करता है? अवदृश्यक लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब। और आप देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है कि अवदृश्यक लेंस और अवनेत्र लेंस के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर, जिसमें से ये जो दूरी है कितनी है? 25 सेंटीमीटर, 25/6 सेंटीमीटर। तो मैं क्या याद कर सकता हूं कि अवदृश्यक लेंस से, ऑब्जेक्ट लेंस से प्रतिबिंब की दूरी टोटल कितनी है भाई? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें से इसको जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, कई बात है भाई। 25/6, अब इसका एलसीएम हो जाएगा 6, तो 72 - 25, इसका मतलब ये 47/6 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगा भाई? अवदृश्यक लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि VE, आप देखिए अवदृश्यक लेंस यहां है, प्रतिबिंब इधर आपतित किरण की दिशा में बन रहा है, इसलिए दिस डिस्टेंस विल बी टेकन एज पॉजिटिव। तो VE बराबर 47/6 सेंटीमीटर रखिए। इसकी फोकस दूरी दे रखिए FO, कितनी दे रखी है भाई? 0.6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब वस्तु की दूरी पता नहीं है, तो U0 के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह फिर लगा दीजिए लेंस फॉर्मूला, और लेंस इक्वेशन लगाने पर क्या हो जाएगा भाई? 1/FO बराबर 1/VO माइनस 1/UO। सॉरी, ये VE नहीं VO है। VE तो किसके लिए प्रयुक्त करते हैं हम? अवनेत्र लेंस के लिए, क्योंकि अवनेत्र लेंस का तो चैप्टर यहाँ क्लोज हो गया, ये अवदृश्यक लेंस का है। तो इस छोटी गलती के लिए खेद है। अब देखिए भाई, इसमें मान रख दीजिए, तो 1/0.6 बराबर 1/V0। तो देखिए 6/47 आ जाएगा, 6/47 माइनस 1/UO। तो अब इसको इधर ले आइए भाई, तो 1/UO बराबर 6/47 माइनस, इसको क्या लिख सकता हूं भाई? ये इधर जाएंगे माइनस के लिए 1/0.6, इसका मतलब 10/6, और 10/6 को आप ऐसे ही लिख दीजिए, 10/6 ही लिखी रहने दीजिए। और इसका एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं, तो 47 × 6 7 × 42 और 6 × 24 282 आ जाएंगे भाई। तो 6 × 36 माइनस, और ये हो जाएंगे 47 × 10 470। देखिए 1/UO बराबर क्या हो जाएगा? देखिए माइनस के 470 और 36 प्लस के तो 434, तो माइनस के 434/282, इसका मतलब UO अर्थात अवदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी जो आ जाएगी वो हो जाएगी भाई -282/434 सेंटीमीटर। तो देखिए जो UO अर्थात अवदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी आई है -282/434, इसको अगर सरल करें हम तो आप कैलकुलेटर की सहायता से कर लेना, और वो लगभग आएगी -0.65 सेंटीमीटर के लगभग। तो ये आपका पहला आंसर हुआ, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति कहाँ है। अब पूछ रहा है आवर्धन। हम जानते हैं कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का जो सूत्र है वो क्या दिया जाता है? -VO/UO 1+D/FE। इसमें मान रख दीजिए, तो M बराबर -VO अर्थात जो अवदृश्यक लेंस है उसकी प्रतिबिंब की जो दूरी आई थी देखिए 47/6, तो देखिए -47/6, और UO का मान अभी हमने निकाला था, या तो 0.65 लिख दीजिए या इसी को लिख दीजिए। तो देखिए बटे में है, तो मैं इसको रिवर्स करके लिख रहा हूं, 434/282 इंटू 1+D का मतलब 25, भाई 25 सेंटीमीटर होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और FE अवनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर, तो बटे 5। अब इसको कैलकुलेशन करके देख लीजिए
कि 25 में 5 का भाग जाएगा और 1 जुड़ जाएगा तो 6, तो इसका मतलब m बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ 47/6 इंटू 434/282 इंटू 6, और इसका जब कैलकुलेशन हम करेंगे तो ये -72.3 के लगभग आएगा। अब आप कहेंगे कि सर ये माइनस क्यों? माइनस केवल इस बात का प्रतीक है कि अंतिम प्रतिबिंब आवर्धित तो है लेकिन उल्टा प्राप्त हो रहा है। अगर ये प्लस का चिन्ह प्राप्त होता तो इससे क्या पता लगता कि अंतिम प्रतिबिंब सीधा प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उस वस्तु का लगभग 72 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा।